स्टूडेंट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका केसरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज हम संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसे आप लोग उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं और इसी को आप लोग प्रियम्बल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये जो प्रस्तावना है वो है क्या। ठीक, फिर उसके बाद प्रस्तावना से संबंधित आपके एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका। ठीक, तो बात कर रहे थे हम किसकी, प्रस्तावना की। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसी के साथ साथ क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी यानी कि क्या, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ईतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये रहा हमारे संविधान की प्रस्तावना। देखिए, ये जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है या प्रियम्बल है, ये हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है। इस फर्स्ट पेज में बताया गया है कि आखिर हमारा जो देश होगा वह कैसा देश होगा, हमारे देश के आदर्श मूल्य क्या होंगे, हमारे देश के जो संविधान है, जो कानून है, उनका स्वरूप कैसा होगा। इस प्रस्तावना को पढ़ने के बाद आपको ये सारी चीजें पता चलती हैं। तो ये रही प्रस्तावना की बात। अब देखिए, शुरुआत में ही आपने देखा होगा प्रस्तावना में क्या देखा, इसमें लिखा है हम भारत के लोग। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक समझते चलेंगे, एक एक वर्ड को, और इसी के साथ साथ परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट होगा उसका भी डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक, तो हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपुल, यह क्या दर्शाता है, यह भारत की संप्रभुता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, भारत की संप्रभुता को, जो किसमें निहित है, भारत की जनता में। यानी कि जो संविधान है, हमारे संविधान को शक्ति कौन देता है, हम भारत के लोग ही भारत को शक्ति देते हैं, भारत की संविधान को शक्ति देते हैं। अब देखिए, हमारे संविधान के इस प्रस्तावना में 5 महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि हमारे संविधान के स्वरूप को बताता है। कौन से शब्द, तो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये 5 महत्वपूर्ण शब्द हैं। कहा, यहाँ पे भी देखिए, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसे याद करने के लिए कि आखिर इसमें कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप SSDR याद कर सकते हैं, यानी कि सेवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और क्या, रिपब्लिक। इन 5 शब्द का मतलब क्या है, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आगे इसके विषय में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक, अब इस 5 शब्द से आगे बात करें तो इसमें आदर्शों की भी बात कही गई है। जिसमें न्याय की बात करें तो 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न बन चुका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है हमारे संविधान के प्रस्तावना में। कहाँ कहा गया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, सामाजिक,
आर्थिक और राजनैतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय हो गए? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। न्याय के साथ साथ हमारे संविधान में ये प्रस्तावना में 5 प्रकार के किसकी स्वतंत्रता की बात कही गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। और ये जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कौन कौन से 5 प्रकार हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है स्पष्ट तौर पे, क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन से? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? हमारे संविधान की प्रस्तावना के द्वारा। इसी के साथ साथ किसकी बात करता है प्रस्तावना? समता की बात करता है। किसकी बात करता है? समता की बात करता है। और इसी के साथ साथ किसकी बात करता है? तो बंधुता की भी बात करता है। ठीक, अब इस प्रस्तावना को पढ़ने के साथ आपको और कौन सी जानकारी मिलती है? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या? 26 नवंबर 1949। ठीक, तो 26 नवंबर 1949 को ही हमारे संविधान सभा के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। देखिए, हमारे संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। और जब हमारा संविधान बन करके तैयार हो रहा है, तब 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को स्वीकार किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949। तो ये जो तारीख है, ये जो डेट है, इस डेट को भी आप लोग याद रखें। क्योंकि देखिए, 26 नवंबर को हमारे संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को स्वीकार किया गया है, इसलिए ये जो 26 नवंबर का डेट है, कौन सा? 26 नवंबर। ठीक है, तो ये जो 26 नवंबर का डेट है, इस डेट को हम लोग किस दिवस के तौर पे मनाते हैं? संविधान दिवस के तौर पे मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस। संविधान दिवस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना आया कहां से? कहीं से तो आया होगा, बिल्कुल। देखिए, क्या है कि एक बनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव। क्या बनाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव बनाया गया, तो इस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब? 13 दिसंबर 1946। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया। डेट याद रखिएगा। एक उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया गया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखवाया। और फिर जाकर के कब? 22 जनवरी 1947 को यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था, संविधान सभा के द्वारा पास किया गया। जब पास किया गया, तब यही आगे चल करके क्या बनता है? उद्देशिका बनता है। क्या बनता है? उद्देशिका, या कहें या प्रस्तावना। ठीक, प्रस्तावना। तो यही जो उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ, आगे चल के क्या बना? उद्देशिका, या कहे प्रस्तावना, या कहे प्रियम्बल। ठीक, अब हमारा जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आपको पता है हमारे संविधान के लागू होने की तारीख क्या है? कौन सी? लागू होने की तारीख 26 जनवरी 1950। क्या तारीख है? 26 जनवरी 1950। ठीक,
तो इस डेट को हमारा संविधान लागू हुआ। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द जो आज के प्रस्तावना में है, लेकिन मूल प्रस्तावना में जो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं थे। बाद में क्या है कि संविधान संशोधन के माध्यम से ये 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो इसके लिए 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, यानी कि 42वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? तो यह किया गया 1976 में। ठीक, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1976 में, 1976 में। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए। ठीक, कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या? अखंडता। ध्यान रखिएगा, बार बार ये संविधान संशोधन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1976 में यह संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से हमारी संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बात करें तो सोशलिस्ट, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। ठीक, अब ये जो प्रस्तावना है ये कैसा है? ये नॉन जस्टिफिएबल है। कैसा है? गैर न्यायिक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं उसको लागू कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। यानी कि प्रस्तावना में लिखी गई बातों को लेकर के हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? यह गैर न्यायिक है। ठीक, तो प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है? गैर न्यायिक है, अर्थात इसके प्रावधानों को किसी भी न्यायालय में कानूनी रूप से चुनौती देकर लागू नहीं कराया जा सकता है। तो ये जो है प्रस्तावना से संबंधित कुछ की पॉइंट रहे। अब आइए आगे देखते हैं। अब मैंने बताया कि हमारे संविधान के द्वारा प्रस्तावना में 5 स्वरूप बताए गए हैं, 5 महत्वपूर्ण शब्द बताए गए हैं जो बताता है कि आखिर हमारा देश कैसा होगा। उसके अंतर्गत आपने पढ़ा एक शब्द आया था, कौन सा? संप्रभु। ठीक, संप्रभु। अब इस संप्रभु का मतलब क्या है? सोवरेन का मतलब क्या है? यानी कि जो भारत देश है वह कैसा है? एक संप्रभु देश है। कैसा देश है? एक संप्रभु देश है, यानी कि यह अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत जो भी निर्णय लेता है वह स्वतंत्र होकर के स्वयं लेता है। किसी बाहरी देश का उसके निर्णयों पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आप कहेंगे कि नियम कानून तो उस टाइम भी बनते थे, बिल्कुल बनते थे, लेकिन जो नियम कानून बनते थे वो नियम कानून हम भारतीय नहीं बनाते थे। वो नियम कानून ब्रिटिश, यानी कि जिसके हम उपनिवेशक थे, ब्रिटिश, वो हमारे लिए नियम कानून बनाते थे। लेकिन अब भारत एक कैसा देश है? एक संप्रभुता संपन्न देश है, यानी कि संप्रभु है। तो भारत किसी भी बाहरी देश या ताकत पर निर्भर नहीं है। वह अपने आंतरिक और बाहरी निर्णयों में क्या है? पूर्णतः स्वतंत्र है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर संप्रभु होता क्या है। भारत जो भी निर्णय लेगा वह अपनी स्वेच्छा से निर्णय लेगा, चाहे वह आंतरिक निर्णय हो या बाहरी निर्णय हो। उसके लिए वह किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी? समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट। तो इसका मतलब क्या है? तो भारत का क्या है? भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो क्या है? गरीबी,
उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करने पर केंद्रित है। ठीक, अब आगे बात करें तो बात करेंगे पंथ निरपेक्ष या कहें धर्म निरपेक्ष, जिसे आप लोग इंग्लिश में सेकुलर बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट तौर पे पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है। न सिर्फ यहाँ पर, बल्कि जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, उसमें भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। अब इस पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब क्या है? तो देखिए, राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने और उपासना की क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हमारा राज्य जो है हिंदू धर्म का राज्य है, मुस्लिम धर्म का राज्य है, ईसाई धर्म का राज्य है। नहीं, हमारे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है। हमारे देश के लिए सभी धर्म क्या है? समान है। व्यक्ति जिस भी धर्म की उपासना करना चाहे कर सकता है, जिस भी धर्म के अनुसार आचरण करना चाहे कर सकता है, जिस भी धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहे कर सकता है। ऐसा हमारे संविधान के द्वारा प्रावधान किया गया है। सभी धर्मों को राज्य से समान आदर, समर्थन और सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक, तो सभी धर्मों को समान आदर, सुरक्षा और समर्थन दिया गया है। अब एक और शब्द आता है, कौन सा? लोकतंत्रात्मक। कौन सा? लोकतंत्रात्मक, यानी कि डेमोक्रेटिक। अब ये क्या है? देखिए, संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जहां सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है। लोकतंत्र यानी कि सर्वोच्च शक्ति कहाँ है? जनता के हाथों में निहित है। भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जहां संसद और विधानसभाओं के माध्यम से जनता शासन चलाती है। तो इसको मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके लिए अब्राहम लिंकन का एक कथन बहुत ही फेमस है कि आखिर लोकतंत्र है क्या? तो लोकतंत्र कुछ और नहीं, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। क्या कहते हैं अब्राहम लिंकन? ठीक है, अब्राहम लिंकन का लोकतंत्र को लेकर के कथन है क्या? लोकतंत्र लोकतंत्र जनता का जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। ठीक, ये रहा लोकतंत्र। अब हमारे ऊपर जो शासन कर रहा है वो कौन कर रहा है? जनता ही शासन कर रही है। लेकिन जनता डायरेक्ट तो शासन करती नहीं है। हम क्या करते हैं? हम अपने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हैं, और उस अधिकार का प्रयोग करते हुए हम चुनाव में जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको हम वोट डालते हैं। वोट करके हम उनको सांसद और विधायक बनाते हैं, और फिर वही सांसद विधायक आगे चल करके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री बन करके हमारे ऊपर क्या करते हैं? शासन करते हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये एक लोकतंत्र है। अब आगे आपने एक और शब्द पढ़ा, क्या? गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। अब इसका मतलब क्या है? आखिर रिपब्लिक क्या होता है? तो इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति होगा वह क्या होगा? वंशानुगत यानी कि हेरेडिटरी न होकर हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा।
यह सभी सार्वजनिक पदों को जाति या वर्ग के भेद के बिना हर नागरिक के लिए खुला रहता है। अब इसको और सरल शब्दों में मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए, गणराज्य की बात करें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो भारत का प्रमुख होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। जैसे और एग्जांपल मैं देकर के बताती हूँ आप लोगों को, एग्जांपल देकर के। देखिए, अगर मुगल साम्राज्य की बात करें, ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में क्या था? बाबर शासक था। जब बाबर की मृत्यु होती है उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं, कौन? हुमायूं, फिर वह शासक बन जाता है। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर वह शासक बनता है। हुमायूं का पुत्र है अकबर। फिर अकबर की जब मृत्यु होती है तो उसका जो पुत्र जहांगीर होता है वह शासक बनता है। यानी कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र जो है वह गद्दी संभाल रहा है। लेकिन गणतंत्र में क्या है? वह सीधा कहा गया है कि जो राज्य का प्रमुख होगा वह क्या होगा? वह वंशानुगत नहीं होगा। तब कैसा होगा? वह चुना जाएगा। कैसे चुना जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब राष्ट्रपति के चुनने की जो प्रक्रिया है, तो जब हम राष्ट्रपति चैप्टर की बात करेंगे वहां पर हम बात करें। ठीक, अब एक और एग्जांपल बता दें। जैसे कि अगर आप ब्रिटेन में जाएंगे तो ब्रिटेन के जो प्रमुख होते हैं वो राजा रानी होते हैं, राजा रानी। ठीक, लेकिन हमारे यहाँ कौन प्रमुख होता है? वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। हाँ, आगे इनकी जो वास्तविक शक्ति होती है उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। अब कैसे करते हैं इसके लिए प्रधानमंत्री के चैप्टर में हम डिस्कशन करें। ठीक, तो गणतंत्र भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपने जो प्रस्तावना देखा, इस प्रस्तावना को लेकर के दो महत्वपूर्ण केस हुए हैं। उस केस का डिस्कशन करना भी अनिवार्य है, क्योंकि ये जो केस हुआ है इस केस ने ही आज के प्रस्तावना का निर्माण किया है। वो दो महत्वपूर्ण केस कौन कौन से हैं? तो एक आपका है बेरुवाड़ी वाद। कौन सा? एक है आपका बेरुवाड़ी संघ मामला। ठीक, बेरुवाड़ी यूनियन केस। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है केशवानंद भारती मामला। ठीक, तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। ये जो बेरुवाड़ी मामला हुआ, ये हुआ कब? ये 1960 में हुआ था। 1960 में यह केस हुआ था। जब यह केस हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या कहा? कि प्रस्तावना जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए, हमारे संविधान में संशोधन की व्यवस्था है। ठीक, समय समय पे संशोधन होता रहा है। अब तक 100 से भी ज्यादा संविधान संशोधन किया जा चुका है हमारे संविधान में। लेकिन जब प्रस्तावना की बात आई तो 1960 के बेरुवाड़ी केस में कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, हिस्सा नहीं है। और जब हिस्सा नहीं है तो क्या इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये स्पष्ट तौर पे कहा गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का राइट है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस राइट का यूज किया और उसने बोल दिया
कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी आगे बढ़ी। अब 13 साल बाद फिर माहौल गर्म हुआ और फिर एक केस हुआ। कौन सा? केशवानंद भारती मामला। ये कब हुआ? ये हुआ 1973 में। 1960 में बेरुवाड़ी केस हो रहा है, और फिर 1973 में केशवानंद भारती मामला होता है। और जब यह मामला आता है, यह केस आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अब वो क्या करता है? अपनी बात से पलट जाता है। अब पलट करके क्या कहता है? कोर्ट ने पिछला फैसला पलट दिया और पलट करके क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, अभी कहा था कि हिस्सा है ही नहीं, और अब क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब हिस्सा भी माना और साथ ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना। और इसके साथ क्या कहा कि अब जब प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, तो ऐसे में संसद को राइट मिल जाता है हमारे प्रस्तावना में संशोधन करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का। इसी के साथ साथ एक और सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया। कौन सा सिद्धांत? मूल ढांचा का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत क्या कहा कि संसद इसमें क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। यानी कि अब प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन क्या उसके मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। संसद को अब राइट मिल गया प्रस्तावना में संशोधन करने का, लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तित अब भी नहीं कर सकती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में कहा। तो कब कहा, किस साल कहा, क्या कहा, ये तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है कि जिसके पास पावर मिल जाए तो वो पावर का इस्तेमाल तो करता ही है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने संसद यानी कि हमारी पार्लियामेंट को संविधान संशोधन करने का पावर दे दिया। और पावर मिले और संसद यूज न करे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप देखिए 1973 में जब यह केस हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1976 में। ठीक, इसी केस के बाद, इसी मामले के बाद जो है ये संविधान संशोधन हुआ है। और अभी आप लोगों ने पढ़ा कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया? हमारे संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और कौन सा? अखंडता। ठीक, तो इसी कोर्ट केस के बाद जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारी प्रस्तावना को लेकर के कुछ विधि शास्त्री हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो प्रस्तावना के विषय में कुछ कहते हैं, और जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है। कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से वक्तव्य हैं, किनकी द्वारा कहा गया है, और कौन कौन से महत्वपूर्ण वक्तव्य। ठीक, तो के.एम. मुंशी हैं। कौन? के.एम. मुंशी। इनका कथन है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की क्या है? जन्म पत्री है, होरोस्कोप है। ध्यान रखिएगा,
अगर प्रश्न बने कि हमारे संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की जन्म पत्री कहा है, तो किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। ठीक। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं। कौन? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या है? प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक, यानी हम एक लंबे समय तक जो सपना देखते हैं उसी का क्या है? विचार है। ठीक। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण विचारक हैं सर अर्नेस्ट बार्कर। तो इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का की नोट है। क्या है? प्रस्तावना संविधान का की नोट है। तो कॉल्ड द प्रियम्बल द मास्टर की और की नोट। ठीक। उसके बाद पंडित ठाकुर दास भार्गव हैं। इनका कथन है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है और इसकी आत्मा है। ठीक। अब यहां से हमारे प्रस्तावना से संबंधित जो भी तथ्य बन सकता था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट था, वो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो फिर प्रस्तावना से रिलेटेड आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के विषय में, यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।